की उंगलियां खुद में उलझी हुई। तभी एक जोरदार झटके से अनंत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके पास आते ही जैसे हवा की सर्दी गर्म हो गई हो। आरजू का चेहरा एकदम उसके सीने के करीब था और उसकी सांसें अनंत की गर्म सांसों से टकराने लगी। वो चौंकी, उसकी आंखें फैली, मगर अगले ही पल अनंत की जलती आंखों ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। अनंत का स्वर सख्त और बेहद गहराई से भरा हुआ था। किसकी इजाजत से बाहर निकली तुम? उसकी आवाज इतनी भारी और कड़वी थी कि राह चलते लोग ठिठक गए। आरजू सहम गई, लेकिन फिर भी अपनी आवाज में कांपती हिम्मत समेटते हुए बोली, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अनंत का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी पकड़ कस दी और झुककर उसका चेहरा अपनी उंगलियों के बीच थाम लिया। उसका स्पर्श सख्त जरूर था, लेकिन उसमें एक ऐसा अधिकार छिपा था जो आरजू को बेचैन कर रहा था। अनंत ओबरॉय की दुनिया में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता और ना ही जाता है, समझी? उसकी आवाज धीमी थी, मगर इतनी गूंजती हुई कि आरजू की सांसों का तालमेल बिगड़ने लगा। अब चुपचाप चलो। आरजू ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। नहीं जाऊंगी। जहां हर बार खुद को सही साबित करना पड़े, वहां नहीं जाना मुझे। लोग अब दोनों को घूरने लगे थे। तभी एक आदमी बोला, मैडम कोई परेशानी है? अनंत की नजरें उस आदमी पर जैसे ही पड़ी, वो घबरा कर पीछे हट गया। अगले ही पल अनंत ने आरजू का हाथ और कसकर थाम लिया। आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ। आरजू फिर पीछे हटती है। क्या कर लेंगे आप? उसके सवाल ने जैसे अनंत के भीतर की सारी सीमाएं तोड़ दी। उसने बिना एक पल गवाए झटके से आरजू को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी देह की धुली गर्मी अब आरजू के पूरे वजूद को छू रही थी। वो छटपटाई, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। मगर अनंत शांत था। उसकी चाल ठंडी और नजरें जमी हुई। सबके सामने वो उसे अपनी गाड़ी तक ले आया, दरवाजा खोला और आरजू को अंदर बैठा दिया, जैसे वो उसकी दुनिया का हिस्सा हो और उस पर उसका पूरा हक हो। फिर वो उसके बेहद करीब झुका और बोला, ना सुनना मुझे पसंद नहीं, अब एक शब्द नहीं बोलोगी। आरजू की सांसें उखड़ गई। डर और उत्तेजना का अजीब मिश्रण उसकी आंखों में तैर गया। वो सीट से थोड़ा पीछे खिसकती है। उसकी नजरें फिर झुक जाती हैं। अनंत पीछे हटता है, दरवाजा जोर से बंद करता है और दूसरी तरफ जाकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। गाड़ी रफ्तार पकड़ती है और उनके बीच की गर्मी अब सन्नाटे में धीरे धीरे और गाढ़ी होने लगी थी। आरजू चुपचाप कार में बैठी थी, पूरी तरह से सिमटी हुई। उसकी आंखों में दर्द और उलझन साफ झलक रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, कहाँ जाऊं? एक तरफ अनंत था जो उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहा था, और दूसरी तरफ साहिल था जो उसे यहाँ रहने नहीं देना चाहता था। इस फंसी हुई स्थिति से निकलने का रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के कोने में आंसू थे जो वो खिड़की की ओर मुंह करके छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें भर आई और आंसू खुद ब खुद गालों पर बहने लगे। गाड़ी में सन्नाटा था। रास्ते भर कोई एक शब्द भी नहीं बोला। थोड़ी देर में अनंत की गाड़ी उनके बंगले में दाखिल हो जाती है। साहिल सोफे पर बैठा हुआ था। अनंत घर के अंदर आता है और आरजू भी उसके पीछे पीछे। साहिल की नजर जैसे ही आरजू पर पड़ी, गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा। फिर उठा लाया इसे? वो तीखी आवाज में कहता है। अनंत गुस्से से जवाब देता है, ये यहीं रहेगी, ये बात फाइनल है। साहिल एक एक शब्द चबाते हुए आरजू से कहता है, कैसी बेशर्म लड़की हो तुम जो मुंह उठाकर यहाँ चली आई। आरजू का दिल एक गहरे दर्द से भर जाता है, लेकिन वो चुपचाप आंसू छिपाने की कोशिश करती है। अनंत फिर गुस्से से कहता है, चिल्ला मत। साहिल गुस्से से कहता है, तुम इस अजनबी पर भरोसा करते हो और मुझ पर नहीं। फिर वो आरजू की तरफ देखकर कहता है, अगर तुमने इसे एक भी तकलीफ दी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। तभी अनंत आरजू से कहता है, कमरे में जाओ। आरजू चुपचाप कमरे में चली जाती है। उसकी जिंदगी अब सिर्फ एक कठपुतली की तरह हो गई थी। साहिल गुस्से से भरा अनंत को घूरते हुए अपने कमरे में चला जाता है। नहीं, एक लड़की हम दोनों दोस्तों के बीच नहीं आ सकती, वो सोचता है, और फिर फोन निकालकर किसी अपने आदमी से आरजू की सारी डिटेल्स निकालने के लिए कहता है। कमरे में आरजू घुटनों में सिर देकर रो रही थी। अनंत धीरे से सोफे पर बैठते हुए एक सिगरेट सुलगा कर कहता है, कमजोरी की निशानी होती है ये आंसू। आरजू मासूमियत से सिर उठाती है और कहती है, अब क्या मैं रो भी नहीं सकती? वो फिर कहती है, एक आप हो जो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे
और एक वो है आपके भाई जो मुझे यहाँ रखना नहीं चाहते। इससे अच्छा तो आप मुझे मेरे गांव वापस भेज देते। अनंत की चुप्पी उसकी बातों का कोई असर नहीं दिखाती। आरजू फिर कहती है, अब क्या मैं रो लूं? अनंत सिगरेट के कश भरते हुए कहता है, जितना रोना है रो लो, लेकिन मेरे सामने नहीं। उठो और सामने वाले कमरे में जाओ, वो तुम्हारा कमरा है। आरजू रोते हुए कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर गिरकर सो जाती है। इधर साहिल भी आरजू की जांच पड़ताल में जुट गया था। रात हो जाती है। आरजू पूरी रात सोती रहती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे शरीर में दर्द का एहसास होता है। शायद नींद के इंजेक्शन का असर था। वो सोचती है कि नहाना चाहिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास कपड़े नहीं है। वो एक गहरी सांस लेकर अनंत के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अनंत दरवाजा खोलता है और आरजू से कहता है, बोलो। आरजू थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, ओ मुझे नहाना है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है। अनंत थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, सुबह गाड़ी में क्यों नहीं बोली? आरजू नजरें नीचे करते हुए कहती है, आपने ही तो मना किया था, फिर मैं कैसे बोलती। कुछ पल की चुप्पी के बाद अनंत अपनी अलमारी से एक जोड़ी कपड़े निकालता है और उसे आरजू के हाथों में थमा देता है। नहाने के बाद बिना नखरे किए नीचे आ जाना, पर मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। आरजू कपड़े लेकर अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद अनंत और साहिल खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनंत की नजर अचानक आरजू पर जाती है, जो उसके सफेद शर्ट और काले ट्राउजर में गीले बालों के साथ बेमैच सा लग रहा था। उसकी त्वचा का रंग, चेहरे पर शर्म और घबराहट के मिले जुले भाव उसे एक अलग ही तरीके से महसूस होते हैं। वो पहली बार किसी लड़की को इतनी ध्यान से देख रहा था। साहिल की नजर भी उस पर पड़ती है, लेकिन गुस्से से वो कुछ नहीं कहता। आरजू अपनी नजरों को झुकाए अनंत के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। साहिल फोन में व्यस्त हो जाता है। अनंत फिर से पूछता है, तुम्हारे चाचा चाची कहाँ रहते हैं? आरजू थोड़े झिझकते हुए कहती है, जी पता नहीं। साहिल तमतमाते हुए कहता है, कमाल है, तुम्हें अपने चाचा का घर नहीं पता? आरजू हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, जब वो मुझे गांव से लाए थे तो अपने घर नहीं लेकर गए थे, किसी बंद पड़े घर में रखा था, ज्यादातर नींद के इंजेक्शंस। साहिल ने फिर पूछा, नाम तो पता होगा या वो भी नहीं पता? आरजू कुछ बोलती उससे पहले ही साहिल का फोन बज जाता है। अनंत की नजरें आरजू से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और ये बात आरजू भी महसूस कर रही थी। अंदर ही अंदर उसको बहुत घबराहट हो रही थी। वो एक नजर उठाकर अनंत की तरफ देखती है। दोनों की नजरें टकराती हैं। आरजू तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तभी नौकर खाना लेकर आता है। साहिल अभी भी फोन पर बात कर रहा था। अनंत खाना खाने लगता है। वो आरजू की तरफ देखता है जो बस खाने को घूर रही थी, खा नहीं रही थी। अनंत कहता है, तुम्हारे घूरने से ये खाना अपने आप तुम्हारे मुंह में नहीं चला जाएगा, खाओ। वो गुस्से से बोलता है। आरजू कांपते हाथों से एक निवाला तोड़कर खाने वाली होती है कि तभी साहिल उससे पूछता है, तुम वहां से भागी कैसे? आरजू वो निवाला वापस प्लेट में रखते हुए जवाब देती है, जब वो लोग मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन देने आए तो मैं जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करने लगी, पर मुझे नहीं पता था कि इस बार वो मेरे साथ जबरदस्ती। अनंत के हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। आरजू की बात पूरी होने से पहले ही वो बोलता है, बस बहुत हुआ, एक लफ्ज नहीं, खाना खाओ चुपचाप। साहिल हैरानी से अनंत की तरफ देखता है, लेकिन अनंत उस पर कोई ध्यान ना देकर अपना खाना खाने लगता है। आरजू भी जल्दी से एक निवाला खाती है, पर जैसे ही वो खाना खाती है तीखे के मारे हालत खराब हो जाती है उसकी। उसको तीखे खाने से एलर्जी थी, पर इस वक्त उसे अपने सामने बैठा अनंत दिखाई दे रहा था, जो कि आरजू को किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल से वो दूसरा निवाला खाती है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हिचकियां बंद गई थी उसकी। चेहरा पूरा लाल हो गया था। अनंत और साहिल दोनों की नजर उस पर पड़ती है। अनंत एकदम से उठकर उसके पास जाकर उसकी पीठ सहलाने लगता है। आरजू जल्दी से पूरा जग पानी का पी जाती है, पर उसे आराम नहीं होता। अनंत उसकी पीठ सहलाते हुए पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? साहिल को आरजू पर गुस्सा आ रहा था। मन में कहता है, क्या नौटंकी लगा रखी है। वो अपना खाना उठाता है और कमरे में चला जाता है। आरजू कुर्सी पर से खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसकी आंखों में से अब भी पानी निकल रहा था और आंखें लाल भी हो गई थी। अनंत नौकर को आवाज लगाते हुए बोलता है, मीठा लेकर आओ जल्दी। नौकर जल्दी से गुड़ लेकर आता है। अनंत जल्दी से आरजू को गुड़ खिलाता है। कुछ देर बाद आरजू ठीक महसूस करती है। अनंत उस पर गरजते हुए कहता है, पागल हो तुम, बोल नहीं सकती थी खाना तीखा है? आरजू बेहद मासूमियत से बोलती है, आपने ही तो कुछ भी बोलने से मना किया था। फिर रोते हुए, एक तो इतना तीखा खाना है,
ऊपर से आपने डांट कर खिला दिया, ऊपर से आप कुछ बोलने भी नहीं देते, ऊपर से आप भी मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। वो रोते हुए बोलती है, फिर एकदम से अपने आंसू साफ करके कहती है, ऊपर से आप रोने भी नहीं देते। हाँ नहीं तो। ये कहकर आरजू ऊपर अपने कमरे में जाने लगती है। अनंत अपने दोनों हाथ बांधे बस आरजू को ही देख रहा था। वो नजरों से उसका पीछा करता है और फिर उसके पीछे जाता है। क्या आरजू को लेकर साहिल का शक सच था? और क्या अनंत का दिल धीरे धीरे आरजू के लिए पिघलने लगा था? जानने के लिए सुनिए सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।